नमस्कार साथियों। आज अनुवाद के ऊपर थोड़ी चर्चा जो हमको करनी है, उसमें हम आर्थिक, वित्तीय और लेखा संबंधी सामग्रियों के अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इन सामग्रियों का अनुवाद किस प्रकार से किया जाए, क्या सहजता रखी जाए, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या सावधानियां रखी जाएं, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करेंगे। तो इससे पहले कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी चीज़ हम जान लेते हैं, और वो है कि अनुवाद कितने प्रकार का है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 प्रकार का ही अनुवाद होता है। वैसे तो आप इनकी ग्रेडिंग, इनके विभाजन और भी बारीकी से करना चाहें तो काफ़ी प्रकार आप इनके निकाल सकते हैं, पर मुख्य रूप से साहित्यिक, व्यावसायिक, तकनीकी, प्रशासनिक, इसी प्रकार के अनुवाद जो हमारे यहाँ संस्थानों में, हमारे देश में किए जाते हैं और बहुतायत से होते हैं। साहित्यिक अनुवाद में कोई कहने की बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक इत्यादि का जो अनुवाद है, रिपोर्टाज भी इसमें आ जाएंगी, जो साहित्यिक विधाएं हैं। अब साहित्य का और भी व्यापक अर्थ अगर आप लेंगे तो आज की दृष्टि से जो अब लिटरेचर हर क्षेत्र में आने लगा है, हर क्षेत्र का बनने लगा है, तो आप देखेंगे कि बैंकिंग साहित्य है, इसी प्रकार से मैनुअल्स को भी साहित्य में ही गिन लेते हैं, आदि आदि। लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक को विशुद्ध साहित्यिक कृतियाँ मानते हैं, और इनके अनुवाद में भावात्मक अनुवाद होता है। इनका भाव कविता, कहानी के लेकर और उनको आगे बढ़ाया जाता है। व्यावसायिक अनुवाद में चिकित्सा, विधि, बैंकिंग, आर्थिक विषय इस प्रकार के जो अनुवाद हैं वो व्यावसायिक अनुवाद की श्रेणी में आते हैं, और हमारे देश में इनका काफ़ी अनुवाद इनका होता है। तकनीकी अनुवाद में इंजीनियरिंग, परिचालन मैनुअल, प्रयोक्ता हेतु गाइड इत्यादि जो होती हैं, इनमें कई मामलों में लिप्यंतरण से काम चल जाता है, और लिप्यंतरण के साथ साथ थोड़ा बहुत भाषा का परिवर्तन, भाषा का उपयोग भी होता ही है। प्रशासनिक अनुवाद जो हमारे अनुवाद के मुख्य चर्चा का विषय रहेगा, वो प्रशासनिक अनुवाद से ही रहता है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में, संस्थानों में, बैंकों में मुख्य रूप से इसी प्रकार का अनुवाद हमारे सामने आता है जिसका हमको अनुवाद करना होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे आर्थिक, वित्तीय और लेखा संबंधी अनुवादों पर। आइए देखते हैं। आर्थिक अनुवाद और वित्तीय अनुवाद दोनों ही बहुत सावधानी और विशेष ज्ञान के साथ ही हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर इनकी वित्तीय क्षेत्रों की जानकारी नहीं हो, आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी नहीं हो, तो आप इनका अनुवाद नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, कुछ समय लग जाएगा समझने में। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा समय लग जाता है। उस संस्थान, जैसे मान लीजिए आर्थिक कार्य विभाग में अनुवाद करने का कार्य मिल जाए, तो वहाँ का अनुवाद जो होगा वह अर्थशास्त्र की बारीकियों को भी लिए होगा, कहीं कहीं उसमें बैंकिंग होगी, कहीं वित्त संबंधी बातें होंगी, सांख्यिकी भी होगी इत्यादि। तो इसमें विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप कह सकते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं, हमने बैंकिंग तो पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं कि आपको बिल्कुल बारीकी से बैंकिंग के एक एक कानून, कायदे और इन सब की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक जो आरंभिक जानकारी है, जिसको आप ग्रास रूट लेवल की जानकारी कह सकते हैं, वह अवश्य होनी चाहिए। नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, 10-15 दिन में आपको आसानी से उसमें बैंकिंग के अनुवाद, आर्थिक कार्य विषयों के अनुवाद समझ में आने लगेंगे। पहले ही कहा था, सोर्स लैंग्वेज है और जो टारगेट लैंग्वेज है, अर्थात स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों का ज्ञान अनुवादक को होना पहली शर्त है।
और दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए। लक्ष्य भाषा में उसको न केवल मानक व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, अपितु जो समाज सम्मत व्याकरण है, जो लोक व्याकरण है, उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है कोई शब्द किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छे अर्थ दे रहा हो, लेकिन लोक में उसके वो अर्थ ना हो। एक छोटा सा शब्द आपको बताता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट्स के लिए प्रयुक्त होता है। आप सभी इसका अनुवाद किस्त के रूप में करते हैं। इसका अनुवाद किस्त है, इंस्टॉलमेंट। अब अनुवाद जहाँ तक पढ़ने की बात है, जहाँ तक करने की बात है, वहाँ किस्त ही रहता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे, मुंबई के इलाकों में देखेंगे, तो यहाँ जो प्रचलन है किस्त शब्द के लिए, तो किस्त नहीं कहते, वे कहेंगे हफ्ता, हफ्ता भरना है, बैंक ने हफ्ता बांध दिया है, वो किस्त के लिए कह रहे हैं, भले वो 1 महीने पे दे रहा हो। खैर, उसका आपको अपने अनुवाद में प्रयोग नहीं करना, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं, चूँकि याद आ गया तो आपको बताना, मैंने सोचा बता देना चाहिए। फिर आता है सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता। अनुवाद जब आप कर रहे होते हैं तो लगे हाथ आपके दिलो दिमाग में एक विश्लेषण भी चल रहा होता है, भाषाई स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, शब्द पर्याय कौन सा लिया जाए, किस शब्द को कहाँ रखा जाए, क्यों रखा जाए, ये सब बड़ी तेज़ी से चल रहा होता है। क्यों? जब इन सब आपको तलाशने हैं, आपको शब्द का विकल्प लेना है, आपको वाक्य का विकल्प लेना है और अभिव्यक्ति का सही विकल्प लेना है। मतलब तीनों चीज़ों के आपको सही विकल्प लेने ही लेने हैं। अगर वहाँ प्राइस लिखा है तो समझ जाइए कि अगली लाइन में कहीं वैल्यू भी होगा। अब एक जगह प्राइस के लिए आप कीमत लिखिए, वैल्यू के लिए मूल्य लिखिए, और इसको पूरे अपना जो पूरा पाठ है, आपका पूरी सामग्री है, पूरा जो दस्तावेज है, उसमें इस एक रूपता का पालन अवश्य कीजिए। अभिव्यक्तियों में कई बार त्रुटियां भी हो जाती हैं, वो भी थोड़ा सा आपको पहचान करनी आनी चाहिए। जल्दबाजी में लिखी जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ आप उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए भी नहीं करनी है। अगर मूल लेखक को आप जानते हैं तो उनसे अवश्य उस पर चर्चा कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो फिर चर्चा का कोई फ़ायदा नहीं, उसको अपने अनुवाद में उस त्रुटि को मत आने दीजिए। यह अंकीय त्रुटि भी हो सकती है, कोई व्याकरणिक त्रुटि भी हो सकती है, मूल भाषा जो मूल पाठ सामग्री है उस सब के बहुत ज़्यादा आपको ठीक करके नहीं देना, बस उसको संभाल के अपने अनुवाद में नहीं आने देना है। सही त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विषय की अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, या आप जहाँ कहीं भी किसी भी जगह आप अनुवादक का काम करने जाते हैं, उनके विषय को अवश्य पढ़िए, विषय के बारे में अवश्य जानकारी लीजिए। 1-2 दिन में आपको पढ़ने को कुछ मिल जाता है तो काफ़ी तेज़ी से आप उसको समझ जाएंगे कि आगे की स्थिति क्या है। वर्तनी की त्रुटियों को अधिक मत होने दीजिए। यह तभी होगा जब आप लिखने का, टाइपिंग का, टंकण का सही प्रकार से अभ्यास करेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाषा, शैली, शिल्प, वाक्य विज्ञान, अन्वय, इन सब पे अवश्य ध्यान दीजिए। जैसे कह देते हैं, मजाक के तौर पे कह देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा अनुवाद हो भी जाता है, रोगी को काट कर सेब खिलाना चाहिए। अब समझ में नहीं आएगा कि रोगी को काटना है या सेब को काटना है, तो वाक्य की रचना ऐसी कीजिए कि रोगी को सेब काट कर खिलाना चाहिए। इस तरह का आप सही अन्वय करेंगे, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करेंगे। शब्दावली की एकरूपता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक जगह किसी एक शब्द को कुछ और लिखा, दूसरी जगह कुछ और, ऐसा नहीं, जब तक कि विषय का या उस संदर्भ में उसी शब्द का कोई दूसरा अर्थ ना निकल रहा हो। हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसका ध्यान अवश्य रखिए। तो
उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चार्ट है। शुरू के ए बी सी को तीनों को देख लीजिए और फिर इनके अनुवाद देख लीजिए। निर्माण फर्म। अब निर्माण फर्म और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में बड़ा अंतर है। शायद अनुवाद करने वाले से चूक हुई। विनिर्माता फर्म होना चाहिए था, अर्थात निर्माण तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए अधिक प्रयोग में होता है। तो इसी प्रकार की चीज़ें हैं जिनको हम अपने अनुवाद में ध्यान में रख सकते हैं। वित्तीय और आर्थिक अनुवाद में आपके सामने जो अनुवाद की सामग्री होगी, लेखांकन रिपोर्ट, तुलन पत्र, सांख्यिकी आंकड़े, बैंक विवरणी, वारंटी, करारनामे, रिपोर्ट, बिल, बीजक, निविदाएं, गारंटी पत्र, क्रेडिट आवेदन, इन सब का समावेश होता है और इन्हीं का अनुवाद आपको करना रहता है। मुख्य समस्याएं रहती हैं विशिष्ट शब्दों का अत्यधिक प्रयोग, क्योंकि सामग्री जो आपके सामने आती है, जो अभी हमने पीछे जिन विषयों का आपके सामने रखे, उन विषयों में जो शब्द होते हैं वह रूढ़ होते हैं। अंग्रेजी के जो शब्द वहाँ आएंगे वह रूढ़ आएंगे। कौन कौन से शब्द कैसे आते हैं इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। और फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि विशिष्ट शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ हो तो आप एक भाषी शब्दकोश, मतलब अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद करते समय भी आप अंग्रेजी से अंग्रेजी वाले कोश का संदर्भ अवश्य लीजिए। इससे आपको अंग्रेजी शब्दों के जो निहितार्थ होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो अर्थ दिया होता है, वह आपको अंग्रेजी से हिंदी वाले जो कोश हैं उसमें वो अलग से नहीं दिया होगा। कुछ एक शब्दकोश हैं जिनमें दिया गया होता है कि अलग से, कि बैंकिंग में इसका ये अर्थ है, अर्थशास्त्र में इसका ये अर्थ है, इंजीनियरिंग में इसका ये अर्थ है, और इस प्रकार के कोश कम हैं। तुलना कीजिए। कमेंस, कंटिन्यू, कंक्लूड, बिगिन, कीप अप, एंड एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग रहेंगे। और इम्पर्सनल लैंग्वेज, अर्थात कर्ता से बहुत सापेक्षता नहीं रहती है भाषा की। ऐसी भाषा होती है, बहुत से आपको वाक्य इट से शुरू होने वाले मिलेंगे। अपने आप में पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन शब्दावली में कई बार सामान्य शब्दावली के शब्द भी होते हैं। जो सामान्य शब्द होते हैं वे विशेष समस्या नहीं पर सामने लाते। वर्क है, कंपनी है, ऑफिस है, लेकिन कुछ शब्द कुछ विशिष्टता लिए होते हैं, सामान्य अर्थ से थोड़ा अलग होते हैं, जैसे टू रन, प्रोस्पेक्ट, करेंसी, परचेजिंग पावर। अब इन सामान्य अर्थों, सामान्य शब्दों का प्रयोग संदर्भ अवश्य देखिए। तो ये आपके सामने जो थोड़ा सा हमने आर्थिक, वित्तीय और लेखा संबंधी सामग्रियों के अनुवाद के बारे में चर्चा की, और इसी प्रकार की चर्चा के लिए हम फिर आगे भी जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।